हेलो एंड वेलकम बैक टू मिस क्रिएशन। आई एम इफ्जालुल हक। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके सामने पूरा सिनेरियो रखूं कि कैसे ये तनाव शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था और अब क्या सिनेरियो हैं और क्या हालात हैं और इन हालात की वजह से भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मैंने कुछ टेक्स्ट तैयार करे हैं, तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे तनाव बढ़ा रशिया और यूक्रेन में। तो आइए बढ़ते हैं आज की इस स्पेशल रिपोर्ट की तरफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट की तैयारी हो चुकी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे हैं और 1991 में यूक्रेन के अलग होने के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया था। विवाद तब और बढ़ गया जब यूक्रेन से रूसी समर्थक राष्ट्रपति को हटा दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने आशंका जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि उनके पास इस बात का कारण है कि यूक्रेन पर रूस हमला करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूस शांति का पहल करता है तो वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करने को भी तैयार हैं। इसी बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर रखा है और उसके आसपास तकरीबन 1.5 लाख सैनिकों के अलावा भारी हथियार और उपकरण तैनात हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव नया नहीं है। तकरीबन 30 साल पहले तक दोनों देश एक ही थे, लेकिन आज रूस और यूक्रेन की सीमा दुनिया की सबसे तनावपूर्ण सीमा में गिनी जाती है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगस्त 1991 में यूक्रेन ने सोवियत यूनियन से आज़ादी की घोषणा की। उसी साल 1 दिसंबर को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 90% यूक्रेनियन ने सोवियत यूनियन से अलग होने के पक्ष में वोट दिया। अगले दिन रूस के तब के राष्ट्रपति बोरिस ने यूक्रेन को एक अलग देश के तौर पर मान्यता दे दी। उस समय रूस ने क्रीमिया को भी यूक्रेन का ही हिस्सा बता दिया। 1954 में सोवियत यूनियन के सर्वोच्च नेता निकिता ने यूक्रेन को क्रीमिया तोहफे के तौर पर दे दिया था। बात तो यहाँ पे बिगड़ी कि जब 2004 के राष्ट्रपति चुनाव में यूक्रेन में विक्टर की जीत हुई। विक्टर रूस के समर्थक माने जाते हैं। उनकी जीत के बाद यूक्रेन में विद्रोह हो गया। इसे ऑरेंज रेवोल्यूशन नाम दिया गया। प्रोटेस्टर्स दोबारा गिनती की मांग कर रहे थे। रूस ने इन प्रोटेस्टर्स के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ होने का दावा किया था। 2008 में विपक्षी नेता विक्टर ने यूक्रेन के NATO में शामिल होने का प्लान पेश किया। अमेरिका ने इसका समर्थन भी किया। ट्विस्ट तो एक बार 2010 के राष्ट्रपति चुनाव में फिर आया, जब विक्टर फिर से राष्ट्रपति बने। उन्होंने यूक्रेन के NATO में शामिल होने का प्रस्ताव को खारिज कर दिया। नवंबर 2013 में विक्टर यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए। इस समझौते से यूक्रेन को तकरीबन $15 अरब का आर्थिक पैकेज मिलने वाला था। विक्टर के फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। फरवरी 2014 में राजधानी कीव में खूब प्रदर्शनकारी मारे गए। विरोध इतना बढ़ गया कि 22 फरवरी 2014 को विक्टर को देश छोड़कर भागना पड़ गया। यूक्रेन में यूरोपियन यूनियन के समर्थकों की सत्ता आने के बाद क्रीमिया पर हमला हो गया। आर्मी यूनिफॉर्म पहने विद्रोहियों ने क्रीमिया की संसद पर कब्जा कर लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि ये रूस के सैनिक हैं। उसके बाद 2014 मार्च में क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया गया। इसमें 97% लोग ने रूस में शामिल होने के पक्ष में वोट दिया। रातों रात यूक्रेन के 25,000 से ज्यादा सैनिक और उनके परिवारों को वहां से निकाला गया। 18 मार्च 2014 को क्रीमिया तकरीबन रूस का हिस्सा बन गया। क्रीमिया पर कब्जे के बाद भी संघर्ष जारी रहा। यूक्रेन ने डॉनबस के 2 इलाके डोनेट्स्क और लुहांस्क में अलगाववादियों ने अलग देश घोषित कर दिया। 2019 के चुनाव में यूक्रेन में
ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति चुने गए। उन्होंने डोनबास की पुरानी स्थिति को बहाल करने का वादा किया। ज़ेलेंस्की ने सत्ता में आते ही NATO में शामिल होने की कोशिशों को तेज कर दिया। नवंबर 2021 में सैटेलाइट तस्वीरों में सामने आया कि रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास आर्मी की तैनाती शुरू कर दी। बता दें कि रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन NATO में शामिल हो, क्योंकि रूस को लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो NATO के सैनिक और ठिकाने उसकी सीमा के पास आकर खड़े हो जाएंगे। अभी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया है। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने चिंता जताई है कि रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के पास तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं। बता दें कि अगर ये जंग छिड़ जाती है तो इसका सीधा सीधा असर भारत पे पड़ेगा और भारत में गैस सिलेंडर के रेट जो हैं वो तकरीबन 1500 से 2000 तक पहुंच सकते हैं और पेट्रोल 110-120 तक पहुंच सकता है। दोस्तों, मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है मेरा जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और मैंने इसमें खूब दिल से अपनी मेहनत करी है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियोस, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दें।